हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केसीआर ट्यूटोरियल पर। आज हम कक्षा 9 का हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 पूर्ण करेंगे। आइए पहले कुछ हम इसके बारे में आप लोग सभी को जानकारी दे दें। टाइमिंग इसमें 1.5 घंटा दिया गया है और फुल मार्क्स 40 का है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश के लिए सेट 1 देखें। खंड का आपतित बोध। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। इस क्वेश्चन का पूर्ण करने के लिए टोटल 6 मार्क्स दिए जाएंगे। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं। जंग न होने देंगे, कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी। खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारा उगलेगा। एटम में नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। जंग न होने देंगे, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब उनकी चालें हम न होने देंगे। जंग न होने देंगे, हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी। हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग, भूख से बीमारी। आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे। जंग न होने देंगे। आइए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। आसमान, आसमान का आकाश या गगन हो सकता है। और ख नंबर में दिया गया है विश्व, विश्व का संसार या दुनिया हो सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है उपयुक्त पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक है। पद्यांश को आप सभी ने पढ़ा, इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक विश्व शांति है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम सभी किसके साधक हैं। इसका आंसर होगा हम सभी विश्व शांति के साधक हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम आगे की ओर बढ़ते हैं। खंड ख में पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनका टोटल मार्क्स 12 है। पहला नंबर क्वेश्चन है मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। बादलों के आने पर ठंडी वायु नाचती गाती युवती के समान बहने लगी। पेड़ स्वागतार्थ अपनी टहनियों और पत्तों सहित झुककर मेघों का अभिवादन करने लगी। नदी तिरछी नजर से बहती हुई आश्चर्य से मोहित हो गई। लता हरी भरी सी होकर गदगद हो गई एवं तालाब जल का प्रवाह विस्तारित करते हुए आनंद मग्न हो गया। अब फ्रेंड्स खा नंबर में आते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। क्योंकि कवि को महसूस होता है कि कोयल तो हरी भरी डाली पर बैठी है किंतु वह काल कोठरी में कैद है। कोयल दूर गगन में उड़ सकती है किंतु वह अंदर ही कैद है। कोयल मीठा बोलकर वाहवाही लूटती है जबकि कवि कैदी होकर रो भी नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं का आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। पहला पॉइंट हो जाएगा साहस, क्योंकि बालिका मैना साहसी है। वह अंग्रेज जनरल से
तनिक भी भयभीत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तर्क शक्ति। तर्कशील बालिका मैना तर्क करना खूब जानती है। वह जनरल है कि सम्मुख खूब तर्क करती है और उसे प्रभावित भी कर लेती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भावुक। बालिका मैना भावुक है। वह अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा आत्म बलिदानी। मैना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान देती है। क्वेश्चन नंबर घ में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका की माता सुसंस्कृत एवं सभ्य विचारों से संपन्न महिला थी, जो पूजा पाठ एवं नैतिक आचार विचार से संपन्न थी। उन्होंने लेखिका को भी नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने हेतु प्रेरित किया। वे लेखिका को विदुषी बनाना चाहती थी, क्योंकि स्वयं वे भी लेखिका की माता लिखा करती थी। संगीत विद्या का भी उन्हें ज्ञान था, क्योंकि वह मीरा के पद विशेष रूप से गाया करती थी। इसके उनकी संगीत के प्रति रुचि व ईश्वर प्रेम का पता चलता है। वे प्रातः समय ईश्वर भक्ति के भजन गाया करती थी। संध्या समय भी ईश्वर पूजा के नाम पर मीरा के पद दोहराया करती थी। अपनी माता से सीखते हुए लेखिका ने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। अब अंगा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका आंसर होगा कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ है। कवि ब्रजभूमि पर ही मनुष्य रूप में ग्वाला और चरवाहा बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका ब्रजभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे लेखिका महादेवी वर्मा के छत्रशाला। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। इसका आंसर होगा लेखिका ने छात्रावास के बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है। वहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाली लड़कियां थीं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू के अतिरिक्त वहाँ मराठी भाषा बोलने एवं सीखने का परिवेश भी था। कई लड़कियां अवधी बोलती थी तो कई बुंदेली। वहाँ हिंदी और उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। आपस में सभी मातृभाषा में बोलते थे। कहीं कोई विवाद न था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रश्न में कहा गया है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 2 प्रश्नों का मार्क्स यहाँ 6 है। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। का नंबर क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था?
इसका आंसर होगा माटी वाली का कोई बच्चा नहीं था। परिवार के नाम पर एक बूढ़ा बीमार पति था। उसका कोई घर भी नहीं था। मिट्टी ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी तक भी नहीं था। उसके लिए 2 समय की रोटी ही प्रधान थी। अतः उसके पास अच्छे बुरे सोचने का समय ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर अब ख की ओर बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका आंसर होगा कथा वस्तु के आधार पर हम शंकर को ही एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि उसके कमजोर व्यक्तित्व के आधार पर ही एकांकी का नामकरण किया गया है। समाज में व्याप्त शंकर जैसे बिना रीढ़ की हड्डी वालों को ही उजागर करना लेखक का उद्देश्य रहा है। ऐसे लोगों को ही सबक सिखाने के लिए लेखक ने इस समस्या को रूप प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर ग में माटी वाली का रोटियां का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? आंसर इसका माटी वाली का रोटियां का इस प्रकार हिसाब लगाना उसकी घोर दरिद्रता को प्रकट करता है। उसके सामने अपना तथा अपने बूढ़े पति के पेट भरने का सवाल हर समय उपस्थित रहता है। वह रोटियां तब जुटाने में असमर्थ रहती है। उसे जहाँ से भी रोटियां मिलती है उनमें से कुछ रोटियां बचाकर बूढ़े के लिए रख लेती है, ताकि दोनों पेट भरता रहे, चाहे अधूरा ही भरे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। खंड घा में कुछ रचना है, उनके बारे में जानते हैं। अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें। इसमें एक पत्र लिखना है जो मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसे लिखते हैं, चलिए। सेवा में नगर निगम अधिकारी, जमशेदपुर नगर निगम, जमशेदपुर, दिनांक 5/4/2022। विषय मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। घरों की सफाई करने वालों कर्मचारियों ने मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत ही दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते समय नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियाँ भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। यथासंभव मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कठिन है। महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियंत्रित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्यवाही के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। प्रार्थी मोहल्ले वासी, वार्ड संख्या 30, जमशेदपुर। अथवा दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया? वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाइयों
को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है, जो इस प्रकार है। HB रांची, प्रिय अनुज, दिनांक 20 अप्रैल 2022। आयुष्मान भव, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे अभी अभी तुम्हारे मित्र श्याम का टेलीफोन संदेश मिला है। पता चला है कि तुमने इस वर्ष 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले वर्ष तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा होनी। आशा है कि तुमने भी अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। अनुज, मुझे इस समाचार से बहुत प्रसन्नता हुई है। मन में इतनी खुशी हुई कि सारे ज़रूरी काम छोड़कर तुम्हें बधाई पत्र लिख रहा हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ईश्वर करे तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। मम्मी पापा तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। पुनः बधाई के साथ, तुम्हारा अग्रज दीपक। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। यानी किसी एक पर निबंध लिखना है कम से कम 150 शब्दों में। पहला पॉइंट है बिरसा मुंडा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। संकेत बिंदु: परिचय, बाल्यावस्था एवं शिक्षा, अंग्रेजों से संघर्ष एवं उपसंहार। आंसर: भूमिका देकर, डैश देकर आगे की ओर बढ़े। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बाल्य अवस्था एवं शिक्षा: इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे। अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। कार्य: बड़े होने पर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे। उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलने, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। वे सबों को इसी का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित हुए। सभी उनका आदर करने लगे। इसलिए आदिवासी लोग इन्हें भगवान बिरसा कहने लगे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। अंग्रेजों से संघर्ष: जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही बिरसा भगवान ने फिर विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा भगवान ने किया। बिरसा भगवान फिर पकड़े गए। जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ अवस्था में ही उनकी मृत्यु जेल में 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई। उपसंहार: बिरसा मुंडा
बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज को दुर्गुणों से बचाना चाहते थे। वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। अथवा खेलकूद का महत्व। संकेत बिंदु। खेलों का महत्व। खेल और चरित्र। खेल भावना का विकास। उपसंहार। भूमिका। पहला हम पॉइंट लिखेंगे भूमिका। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक और मानसिक बल में सुंदर और उपयुक्त संतुलन बनाए रखने का एकमात्र साधन है खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के साधन है। साथ ही खेल के मैदान में हम अनुशासन, संगठन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा एकाग्रचित्तता जैसे गुणों को भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने में इन गुणों का विकास कर लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थियों की रुचि व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद में अधिक होती है। वे खेलकूद में भाग लेकर अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। खेलकूद के महत्व नहीं खेलकूद के विविध रूप। खेलकूद और व्यायाम का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा इसके अनेक रूप हैं। रस्साकशी, कबड्डी, खो-खो, ऊंची कूद, लंबी कूद, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्केटिंग आदि खेलकूद के विविध रूप हैं। इनसे शरीर में रक्त का तीव्र संचार होता है और अधिक ऑक्सीजन के कारण प्राण शक्ति बढ़ती है। जैसे प्रातःकाल खुली वायु में घूमना या दौड़ना, रस्सी कूदना, दंड और बैठक लगाने, मूंग दर घुमाना अथवा योगासनों द्वारा शरीर साधना करना। दूसरा पॉइंट है खेलकूद का महत्व। इनके महत्व के बारे में जानेंगे। मानसिक विकास की दृष्टि से खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। खेलकूद से पुष्ट और स्फूर्तिमय शरीर ही मन को स्वस्थ बनाता है। खेलकूद हमारे मन को प्रफुल्लित और उत्साहित बनाए रखते हैं। खेलों से नियम पालन का स्वभाव विकसित होता है और मन एकाग्र होता है। शिक्षा प्राप्ति में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है उपसंहार। आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय, एशियाई और ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन होता है। आज भारत के युवाओं को अपनी रुचि के खेलों में भाग लेना चाहिए। इनसे वे स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ साथ अपने देश का नाम भी उज्जवल कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में किसी न किसी खेलकूद में श्रेष्ठतम लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकार का महत्व। संकेत बिंदु, भूमिका, अर्थ, महत्व, उपसंहार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। परोपकार की महत्वता को बताते हुए कबीर ने कहा है, वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न खचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। आगे की ओर बढ़ते हैं। परोपकार
परोपकार का अर्थ है परोपकार अर्थात दूसरों की निस्वार्थ भलाई करना। इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। पुराणों में महाभारतकार महाकवि व्यास ने दो ही मुख्य बातें कही हैं, परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप। सचमुच दूसरों की निस्वार्थ भलाई से बढ़कर मनुष्य जीवन की कोई और सार्थकता नहीं है। केवल अपने लिए तो नालियों की कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, किंतु मनुष्य तो वह है जो सभी जीवों के लिए जीता और मरता है। परोपकार भावना मानव जीवन का धर्म है। परोपकार को नैतिक गुण कहा गया है। इसमें छल कपट स्वार्थ साधना की लिप्सा नहीं रहती है। परोपकार से लाभ परोपकार मनुष्य में उच्च भावनाओं का विकास करता है। इससे मनुष्य का मानसिक उत्थान होता है। परोपकारी तुच्छ स्वार्थ एवं छल प्रपंच से ऊपर उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनी के आदर्श को अपने जीवन में अपनाता है तथा लोगों का प्रिय पात्र बनता है। मानव जीवन की सार्थकता परोपकार में ही है। यही मनुष्य में ईश्वरीय गुणों का विकास करता है और समाज में सत्य शिव सुंदरम की भावना का प्रसार करता है। तुलसी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्मो नहीं भाई। परोपकार की शर्तें देखते हैं। परोपकार करने के पहले आवश्यक है कि परोपकारी का जीवन प्रेम से भरा हुआ हो। जो स्वयं समृद्ध होगा वही कुछ दे सकेगा। दूसरे जिसका हमें उपकार करना है उसके प्रति आत्मीयता होनी चाहिए। पराया मानकर किया गया उपकार दंभ को जन्म देता है। निष्कर्ष, अगर सही अर्थों में मनुष्य बनना है, क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर मानवीय गुणों से अपने को पूर्ण करना है, तो व्यक्ति को परोपकारी की भावना अवश्य ही अपनानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। इसमें दो नाम आया है, राकेश और राजीव। दो मित्र हैं, दो आपस में संवाद कर रहे हैं। किस तरह, आइए बताते हैं। राकेश कहते हैं राजीव से नमस्ते। राजीव कहते हैं नमस्ते नमस्ते। राकेश, आज इतना व्यस्त क्यों हो? राजीव, जानते नहीं, आज विद्यालय में साइकिल वितरण होना है। राकेश, अरे वाह, हमें तो याद ही नहीं था, इसलिए तुम जल्दी जल्दी विद्यालय जा रहे हो। राजीव, तुम भी जल्दी तैयार होकर आ जाओ, दोनों साथ साथ चलेंगे। राकेश, अभी आया। राजीव, थोड़ी देर बाद चलो, कहीं देर न हो जाए। राकेश, नहीं, देर नहीं होगी। अरे राजीव, सरकार हम लोगों का कितना ख्याल रखती है। राजीव, हाँ, यह भी कहने की बात है, सरकार हमें पोशाक, माध्यम भोजन, छात्रवृत्ति भी तो देती है। राकेश, हाँ, सरकार हमारा पूरा ख्याल रखती है, हमें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। राजीव, साइकिल मिल जाने पर आने जाने का समय बचेगा और थकान भी नहीं होगी। राकेश, हाँ, अब तो बड़ा मज़ा आएगा, घूमने फिरने में भी हमें सुविधा होगी। थैंक यू बच्चों, आप सभी ने हिंदी का आज सेकंड पेपर किया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइएगा। तो हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, दीपावली के त्यौहार की तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच
के संवाद को लिखें। माँ और बेटी के बीच में जो संवाद हो रहा है उसके बारे में लिखना है। चलिए। बेटी, माँ इस बार दीपावली हम कैसे मनाएंगे? माँ, इस बार हम दीपावली बहुत अच्छे से मनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं। बेटी, माँ इस साल मैं मिठाइयाँ बनाने में तुम्हारी मदद करूँगी। बहुत सारी मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि हम लोग बनाएंगे। माँ, तुम पिताजी को लाइट सजाने में मदद करना। बेटी, ठीक है माँ, मैं कई तरह की रंगोली भी बनाऊँगी। माँ, हम लोग बहुत सारे काम करेंगे और हमारी दिवाली को बहुत ही ख़ास बनाएंगे। हम दिवाली पर कई तरह के पटाखे भी जलाएंगे। बेटी, हाँ, हमें वो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।